नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब धनंजय भाई, दो तीन चीजें, जब जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन की बात होती है तब पॉपुलेशन उसका बेसिस नहीं बनता है। वो एक कुछ और फॉर्मूला ले आते हैं, क्योंकि कश्मीर में ज्यादा पॉपुलेशन थी, जम्मू में कम पॉपुलेशन थी। पॉपुलेशन के हिसाब से कश्मीर को ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी, जम्मू को कम। लेकिन वहां वो एक दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं। दूसरी बात, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो जो डिलिमिटेशन का जो आयोग बनता है या जो इसको सुपरवाइज करता है, उसको उसका गठन प्रेसिडेंट करते हैं और उसमें रिटायर्ड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट उसके मेंबर बनते हैं। ये सुन के आश्चर्य होगा, मुझे भी पहले नहीं मालूम था कि डिलिमिटेशन के आयोग के डिसीजंस को कैन नॉट बी चैलेंज। वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया, वो कहीं चैलेंज ही नहीं किया जा सकता है। तो जैसा मोदी जी का आजकल मामला चल रहा है कि वो अब तो खैर अब मतलब पूरी लाइन लगी हुई है, वो सुप्रीम कोर्ट के जज क्या रिटायर्ड चीफ जस्टिस 5-6-8 डाल देंगे उसमें, उनकी तो इस समय तूती बोल रही है। और फिर वो दैट डिसीजन कैन नॉट बी चैलेंज। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं आशंका तो सदर्न स्टेट्स को है और मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक आशंका है। देश के फेडरल स्ट्रक्चर पे बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा कि अगर आप उनके रिप्रेजेंटेशन को कम करते हैं तो इस सारे उसके ओवरऑल उसमें आपको क्या लगता है कि अगर वो नहीं भी चाहें, मान लीजिए चंद्रबाबू नायडू थोड़ी देर के लिए उनका अपना भी हो, लेकिन पब्लिक का प्रेशर बहुत होगा, वहां का जो लोकल पॉपुलेशन होगी वो इस निर्णय को, जैसा राव साहब कह रहे हैं, मानेगी। और दूसरा कास्ट सेंसस की बात, वो नीतीश जी का वो भी एक जिसको कहते हैं ना मूंछ का बाल है भाई। कास्ट सेंसस अगर नहीं होगा और सेंसस हो गया तो नीतीश जी एनडीए में क्या कर रहे हैं? धनंजय जी। जी, नीतीश जी क्या कर रहे हैं? नीतीश जी वही कर रहे हैं जो उनको करना चाहिए। और चंद्रबाबू नायडू क्या करेंगे वो राजशेखर राव जी ने बता दिया। देखिए, बीजेपी की, ये आरएसएस की मैं बोल रहा हूँ कि आरएसएस की कभी भी मंशा नहीं रही कि देश एक रहे। ये राष्ट्रवाद का नारा जरूर देते हैं। इनका एजेंडा एकमात्र है, हम सत्ता में कैसे रहे और हम सत्ता में रहने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। और परिसीमन सबसे बड़ा सवाल इसलिए बहुत गहरा है कि ये एक तो सब जानते हैं कि मुस्लिम विरोधी है। तो जहां जहां मुस्लिम बहुल है उन सीटों को मुस्लिम बहुल से मुस्लिम अल्पसंख्यक कैसे किया जाए इसकी बुद्धि लगाएंगे। तो जम्मू कश्मीर में भी लगाई बुद्धि और उन्होंने किया कि जहां जहां मुस्लिम निर्णायक वोट है वहां पे मुस्लिम सीटों को कैसे इधर से इधर कर दिया जाए, ये बुद्धि लगाते हैं, वो लगाएंगे। उसके अलावा ये भी वो लगाएंगे कि जहां यादव है ज्यादा, जहां जाट ज्यादा है, जो उनको वोट नहीं करते, उनके बीच कैसे तोड़ फोड़ की जाए। क्योंकि तोड़ फोड़ गणित यही इनका जो है सबसे बड़ा एजेंडा है और वो इसमें करेंगे। बाकी आपने जो कहा कि जो डिलिमिटेशन का जो तय कर देंगे उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें वरदान की तरह इनके साथ जा रही। लेकिन क्या ये भारतवर्ष के साथ वरदान जैसा होगा? जो दक्षिण के हमारे साथी राजशेखर राव जी कह रहे हैं कि आपने भी कहा कि केरल की सीटें घट जाएगी, उल्टा हो जाएगा। उन्होंने बढ़िया काम किया तो उनकी सीटें बढ़ जानी चाहिए कि अच्छे लोग रिप्रेजेंट करें, ज्यादा संख्या में आए। उल्टा हो रहा है हमारे देश में। हमारे देश में ढेर सारी चीजें उल्टी हो रही। जैसे संविधान जो है इतना मेहनत करके बनाया गया और उस संविधान के विपरीत सारा काम हो रहा है। पूरी दुनिया ये मानती है कि अच्छी सरकार के लिए अच्छी न्याय व्यवस्था जरूरी है, अच्छी कानून व्यवस्था जरूरी है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी सरकार है जो कहती है कि न्याय व्यवस्था भी नहीं चाहिए, कानून व्यवस्था भी नहीं चाहिए। जो हम कहें वही न्याय व्यवस्था है, जो हम कहें वही कानून व्यवस्था है। हम कहें इसको मारना है तो मारो, हम इसको कहें छोड़ देना है तो छोड़ दो। ऐसी स्थिति जो है ये गुंडों से भी भयानक होती है, क्योंकि गुंडा कभी किसी का डर रहता है, गुंडा भी किसी से डरता है, काउंटर से हो। अभी जो बीजेपी के सामने स्थिति है उसको किसी से डर नहीं है। अभी हम दोपहर में यही चर्चा कर रहे थे बिहार को लेकर के कि बिहार की जो राजनीति है वो शून्यता के करीब है।
नीतीश नहीं तो कौन, ये सवाल बार बार आके खड़ा हो रहा है। और क्या हम अपेक्षा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार बोले एक दिन, कह रहे तेजस्वी मैं थक गया हूँ, या विजय सिन्हा को बोले कह रहे विजय सिन्हा जी मैं थक गया हूँ चीफ मिनिस्टर रह करके, कितना चीफ मिनिस्टर रहूंगा, एक काम करो आप चीफ मिनिस्टर बन जाओ, या कांग्रेस पार्टी के किसी नेता को बुलाएंगे, बोले एक काम करिए आप चीफ मिनिस्टर बन जाइए, बहुत हमने चला लिया। क्या ये अपेक्षा कर रहे हैं नीतीश कुमार से आप देखिए बिहार में कोई लड़ता नजर आ रहा है आपको? कहीं कहीं कोई आवाज है? जो गिरिराज सिंह की बात कर रहे थे, गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली, किसी ने कोई उस पर विरोध जताया? नीतीश कुमार से हम सब अपेक्षा कर रहे हैं, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार क्या करेंगे? ज्यादा जोर से लड़ेंगे तो टूट फूट हो जाएगी, फिर न नीतीश कुमार रहेंगे न बीजेपी रहेगी। नीतीश कुमार जी के लिए अब आसान तो नहीं है सब कुछ करना, चुनाव का समय है, वो जोड़ घटाव कर रहे होंगे कि क्या करें हम, कि हम फिर से 2020 में चुनाव नहीं लड़ना चाह रहे थे, 2025 में चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। देश के सामने ये शून्यता वाली स्थिति देश के सामने, और बीजेपी लगातार इस माहौल को क्रिएट कर रही है ताकि शून्य हो जाए सब। हमारे संजीव भाई बड़ा अच्छा बोलते हैं कि नीतीश कुमार की ऐसी गहरी राजनीति रही कि उन्होंने विपक्ष को निपटा दिया, कोई मुद्दा ही नहीं है किसी के पास, न बीजेपी के पास कोई मुद्दा है, न आरजेडी के पास कोई मुद्दा है, कांग्रेस तो है ही नहीं बिहार में, इसलिए मुद्दा क्या बचेगा उसके पास। और भूमिहार बचे हैं, तो भूमिहार तो बीजेपी के साथ, भूमिहार तो इनके साथ आने वाले नहीं कांग्रेस के साथ। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है बिहार में कांग्रेस के साथ। खैर, क्यों हंस क्यों रहे हैं भाई संजीव भाई? खैर, मैं हंसा इसलिए कि आपने कहा मुद्दा खत्म हो गए, भूमिहार बचे, तो हाँ भूमिहार ही बचे अपने हैं, आप भूमिहार ही सबसे बड़ा मुद्दा है। वो गिरिराज सिंह जो गए हैं यात्रा लेके, और विजय सिन्हा कह रहे हैं कि हाँ ये सही हो रहा है, क्या दिक्कत है? आपने ये भी बता दिया कि बाबू श्री कृष्णा सिंह की तारीफ में कितने सारे शब्द बोल दिए, तो इससे क्या पता चलता है? यही पता चलता है। और ये देखिए आरएसएस भी जानता है कि ब्राह्मण के बाद सबसे ज्यादा उसके सपोर्ट में भूमिहार खड़ा है। एक ब्राह्मण सपोर्ट करेगा, दूसरा भूमिहार खड़ा है। राजपूत पे भी भरोसा नहीं करते हैं भाजपा वाले, क्योंकि उनको लगता है कि राजपूत ज्यादातर जो है वो कांग्रेसी हो जाएगा। अब है सवाल कि ये जो डिलिमिटेशन है या जाति गणना है, बीजेपी जाति गणना नहीं करेगी। वह जाति गणना करेगी तो उसके साथ दिक्कत ये हो जाएगी, जनगणना भी बल्कि नहीं करना चाह रही। कैसे जनगणना कर रही है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और क्या गड़बड़ी करेगी ये पता नहीं, क्योंकि उनका जो पूरा का पूरा जो नैरेटिव है वो ये है कि मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, और एक दिन बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी कि हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे और हिंदू खत्म हो जाएंगे, कब्जा कर लेंगे। ये उनका नैरेटिव है हिंदू मुसलमान को लेकर के। अब जब जनगणना होगी तो रिपोर्ट अगर सही आ गई, बिहार की अगर बात करें, बिहार में जाति गणना हुई, उसमें क्या नजर आया? उसमें नजर आया कि मुसलमान और हिंदू का फर्क नहीं है, उसमें फर्क है शिक्षा और अशिक्षा का। जो वर्ग, जो समुदाय, जो जाति शिक्षित है, वहां जनसंख्या घटी है, या अगर बढ़ रही है तो बहुत कम मात्रा में बढ़ रही है। लेकिन जो आबादी उनकी बढ़ी है जो अशिक्षित है, जो वर्ग, जो जाति समूह अशिक्षित है, वहां आबादी बढ़ी है। ये बात निकल करके आई, ये हम सब जानते हैं। हम जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अपने परिवार को ठीक ठाक तरीके से चलाना चाहते हैं, वो सब चाहते हैं कि अरे बच्चे कम हो यार, इसको पाल पोस करके बढ़िया से पढ़ा दो ताकि अच्छा जीवन जिए, यही बड़ी बात है। अब हमारे गांव में कहावत थी पुराने जमाने में, आपको भी याद होगी, कि जो जितना बपुतगर होगा उतना ताकतवर होगा। बपुतगर मतलब बाप बेटा मिलकर के जो जितना संख्या में होगा, वो अब नहीं रहा, वो अब गरीबों में है। गरीबों में भी हालांकि कम हो रहा है, फर्टिलिटी रेट घटा है लगातार, ये भी सबको पता है कि फर्टिलिटी रेट घटा है, पूरी दुनिया का घटा है, हिंदुस्तान का भी घटा है। उसके कई कारण है, उसमें एक बड़ा कारण बताया जा रहा है कि भारत में जितना दबाव है युवाओं पे, दुनिया के किसी देश में इतना दबाव युवाओं पे नहीं है। नौकरी करने वाले लोग आत्महत्या करने लगे हिंदुस्तान में। तो ये कुल मिलाकर के क्या आप कहीं भी आरएसएस या बीजेपी की चिंता में ये सारी जो मैंने जिक्र की बातें, इसकी चिंता है? कहीं नहीं है। भाषा को लेकर के लड़ाई करते हैं, वो कहेंगे हिंदी लाओ, तो वहां वाले कहेंगे हिंदी नहीं लाओ। हालांकि हमारे एक साथी परसों बता रहे थे हमारे ही कार्यक्रम में कि अब तमिलनाडु की स्थिति बदल गई। तमिलनाडु में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन झारखंड, इन प्रदेशों के लेबरर वहां खूब मात्रा में चले गए, और पूरी डेमोग्राफी चेंज हो गई। डेमोग्राफी दरअसल वहां बदल रही है, वो डेमोग्राफी बदल रहे हैं वो हेमंता विश्व शर्मा वहां झारखंड में जाकर के। तो चिंताएं, नए समाज की चिंताएं बड़ी अलग है। लेकिन आरएसएस चूंकि एक थका हुआ संगठन है, 2025 से वही लेके घूम रहा है, माथे पे टोकरी, वो सामान बिका नहीं था, वो बड़ी मुश्किल से तो बिका मनमोहन सिंह के आने के बाद, तो अभी उसी को बेचने में लगा हुआ है। लेकिन इस चक्कर में क्या किया उसने, राष्ट्रवाद को बेच दिया, और इसने इस बीच में हिंदू धर्म को बेच दिया, दोनों को बेच दिया और औने पौने दाम में बेच दिया, और खुद जो है कीचड़ में जाके लौट रहा है।
ये हिंदू मुसलमान हो या जातियों के झगड़े हो, ये जो झगड़े फैला रहे हैं वो कीचड़ में लूटने वाली बात है। और नेता बहुत दिन तक काम नहीं करेंगे भाई साहब। फाइनली जिस दिन अगर जनता, बिहार की स्थिति में बड़ा चिंतित हूं इस बात से कि बिहार में जो शून्यता आई है वो कमोबेश ये पूरे देश में है, उत्तर प्रदेश में भी आपके है। अब महाराष्ट्र में थोड़ी सजगता दिखाई पड़ रही है, बड़ा चहल पहल लग रहा है, क्योंकि 6 पार्टियां हैं, उसमें शरद पवार बहुत जान फूके हुए हैं। शरद पवार अगर नहीं होते, मान लीजिए कि शरद पवार इधर नहीं होते, तो क्या होता बताइए जरा। फिर एक तरफा होता लड़ाई और महायुति जीत रही होती, उद्धव ठाकरे कुछ नहीं कर रहे होते। ये सारा खेल जो है शरद पवार का किया हुआ, शरद पवार जैसा ताकतवर नेता है। नीतीश कुमार शरद पवार नहीं बन पाएगा। नीतीश कुमार शरद पवार बनते बिहार में कहते कि अरे हटो, इंडिया गठबंधन है कि नहीं है, लेकिन मैं इसके खिलाफ रहूंगा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो झंडा उठाया था उस समय, अखबार में छपा था, फोटो फेंक दिया था, डिनर कैंसिल, अगर वो खड़े रहते, अरे मुख्यमंत्री बन के क्या करोगे यार, लोग गालियां देंगे, समाज थूकेगा आप पे कल कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जो पूरे प्रदेश को बर्बाद कर दिया, किस काम के मुख्यमंत्री। नरेंद्र मोदी को मुझे लगता है नींद नहीं आती हो, ठीक है आरएसएस ने उनको प्रधानमंत्री बना दिया, लेकिन किसी दिन तो सोचोगे कि भाई हमने जो किया क्या किया, और हमने जो किया क्या हमें थूकने वाला काम किया या पूजने वाला काम किया। तो क्या करोगे आप, एनालाइज तो करोगे ना, पब्लिक के सामने मत बोलो, खुद तो बैठ के सोचोगे। थोड़ा भी ज्ञान होगा, जहां कहीं हासिल हुआ होगा किसी वजह से, रामायण की वजह से या समाज की वजह से या चक्कर मारने की वजह से, कहीं तो कुछ आया होगा, सोचोगे तो एक बार। हमने तो देखा भाई साहब कि गुंडा भी इस बात से रोता है, इस बात पर कि हाय मैंने एक अच्छा काम नहीं किया जिसके लिए मुझे लोग तारीफ करें। वो भी कोशिश करता है रॉबिन हुड बनने की कि मैंने देखो ये अच्छा काम किया है, मैं हूं लेकिन ये अच्छा काम है। तो ये सारी चिंताएं क्या नेताओं को नहीं होगी। और फाइनली लाइन जो मैं बोलूं कि ये देश अब नेताओं के कब्जे से बाहर जाने वाला है, और जिस दिन नेताओं के कब्जे से देश, उत्तर प्रदेश बाहर जा चुका है, जान लीजिए आप, उत्तर प्रदेश नेताओं के कब्जे में नहीं है, वो अभी दिख रहा होगा, लेकिन आने दीजिए अगला चुनाव, उत्तर प्रदेश बाहर हो जाएगा नेताओं के कब्जे से। जो आपके योगी आदित्यनाथ जी ने कर दिया उत्तर प्रदेश का हाल, रोज हत्याएं हो रही है, रोज हिंसा हो रही है, रोज उत्पात मचा हुआ है, कहीं पुलिस वाला मार रहा है, कहीं कोई नेता मार रहा है, कहीं पुलिस वाला पीट रहा है, कहीं कोई पीट रहा है, लग रहा है कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, कोई मुख्यमंत्री है ही नहीं इस प्रदेश का, ऐसी हालत है। तो ये जो शून्यता है ये बहुत भयावह है। और राहुल गांधी जो हम सब उम्मीद लेकर के चल रहे हैं कि राहुल गांधी पता नहीं क्या करिश्मा करेंगे, मुझे वहां भी निराशा दिखाई पड़ती है। हो सकता है कहें आप, कह रहे आप निराश हो गए ज्यादा, लेकिन कांग्रेस पार्टी के भीतर क्या वो ऐसी ताकतें हैं क्या जो राहुल गांधी का साथ दे सके उस लेवल पे जाकर के। कहीं नहीं, कोई स्वर बिहार में या उत्तर प्रदेश में क्या आपको दिख रहा है, कहाँ आंदोलन करते दिखाई पड़ रहे हैं लोग, कहाँ लड़ते दिख रहे हैं, कहाँ विरोध करते दिख रहे हैं कि अरे योगी आदित्यनाथ जी आप गलत बोल रहे हैं। इतना ही बोलो ना कहीं से हॉल में बैठ करके कि आप जिसे पवन खेड़ा वहां खड़ा रह करके बोल रहे हैं, कुछ बोलते रहते हैं, माधवी बुच के खिलाफ बोले, किसके खिलाफ बोले, वो तो करो। आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, सड़क पे नहीं उतर पा रहे हो जहां। तो ये सारी चिंताएं मुझे लगता है कि देश का मध्य वर्ग और महंगाई जिस लेवल पे बढ़ी है भाई साहब, 150 रुपए किलो, 150 रुपए का एक पाव, मतलब 250 ग्राम लहसुन बिक रहा है, 600 रुपए किलो लहसुन है, 65 रुपए किलो प्याज है, क्या करेगा आदमी। तो मुझे लग रहा है कि जो स्थिति है, परिसीमन की बात हो, तमाम बात हो, ये मनमाना पूर्ण काम कर रहे हैं, सबको अपनी मुट्ठी में बांध दिया। क्या सुप्रीम कोर्ट, क्या कानून व्यवस्था, आईएएस आईपीएस, ये सारे जो हैं, हालांकि आईएएस आईपीएस को मैं कभी अच्छा नहीं मानता रहा, क्योंकि ये मूलतः अगर ये झुक जाए तो इनसे गंदा कोई नहीं, अगर तन जाए तो इनसे ताकतवर कोई नहीं, लेकिन तनने वाले आईएएस आईपीएस जो है बहुत कम है। अभी एक लेडी आईएएस है, उसका मैं बयान पढ़ रहा था, उसने कहा लोग आए थे नौकरी के लिए, कुछ ये दे रहे थे, तो बोला क्या सरकार से पूछ के पैदा हुए हो। अब बताइए, ये आईएएस की भाषा है। हमने लिखा कि भाई आईएएस क्या आप पूछ के पैदा हुई थी कि मैं आऊं क्या, मेरे में बड़ा टैलेंट है, या आप अपने बच्चे को पैदा करोगे सरकार से पूछ करके कि मेरा बच्चा जो आएगा वो आईएएस का भी बाप निकलेगा, ऐसा करके कोई पैदा करता है अपने बच्चे को। तो मोदी जी फिर तो पैदा ही नहीं होते, न योगी आदित्यनाथ पैदा होते, क्योंकि 6ठी 7वीं 8वीं संतान है ये सब। तो ये सारा ऐसा देश में माहौल बना दिया है जिसमें लग रहा है कि भारतीय होना जो है ये मतलब मजाक हो गया है, पूरा सिस्टम को आपने मजाक बना दिया है। और ये भाड़े के जो है जर्नलिस्ट, भाड़े के जो है मीडिया, जो घुटने के बल भी नहीं चल रहा, रेंग रहा है, वो भी रेंग रहा है, कोई धकेल रहा है पीछे से इसलिए रेंग रहा है, ऐसे इन लोगों के भरोसे जो है हमारा समाज चल रहा है, बड़ा निराशाजनक है। लेकिन मुझे एक बात और लगती है, लास्ट लाइन बोल दूं, ओशो की लाइन मुझे बड़ी पसंद है कि जब निराशा बहुत गहरी हो जाए तो आशा वहां जन्म लेती है, जब अविश्वास बहुत गहरा हो जाए तो विश्वास जन्म लेता है।
तो कचरा जो है खाद बनने के लिए, सब खाद बन जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है देश आज नहीं 20 साल के बाद संवर जाएगा। जी नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से, लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद।